नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि सिफर एक बार फिर हाजिर हूँ लेखकों की दुनिया के एक और एपिसोड के साथ। पहले एपिसोड पर आप सबसे मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं से यकीनन हमारा उत्साह बढ़ा है। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें विभिन्न तरीके से मिली, कुछ मेरे व्हाट्सएप पर, कुछ सूरज जी के व्हाट्सएप पर और कुछ यूट्यूब पर कमेंट्स के माध्यम से और कुछ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे YouTube पर कमेंट्स के माध्यम से प्रतिक्रिया सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो यहाँ उसकी उम्र ज़्यादा है। व्हाट्सएप पर आप जानते हैं डिसअपियरिंग मैसेजेस 7 दिन, 24 घंटे या अधिकतम 90 दिन के लिए होते हैं, या जब तक फ़ोन चेंज होता है, जबकि YouTube पर कमेंट्स के माध्यम से प्रतिक्रिया हमेशा ज़िंदा रहती है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम को और रोचक और जानकारी से भरपूर बनाया जाए। लेखकों की दुनिया किताब के लेखक हैं जाने माने लेखक और अनुवादक सूरज प्रकाश जी, जो कि मुंबई से हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह दुनिया भर के लेखक खड़े होकर या लेटकर या किसी अलग तरीके से अपना लेखन कार्य करते रहे। आज के एपिसोड में हम लेखकों के लिखने की अलग अलग आदतों के बारे में जानेंगे। इन्हें आप लेखकों की लिखने की सनक भी कह सकते हैं और दूसरों से अलग दिखने की चाह भी। हम पहले एपिसोड में भी ये आपसे बात शेयर कर ही चुके हैं कि अपने ही देश के लेखकों के लिखने की आदतों को, या यूँ कहें कि तौर तरीक़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। पहले की तरह ही हमें आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। हिंदी कवि दिव्यक रमेश शुरू में शहतूत के पेड़ पर बैठकर कविता लिखते थे। पंजाबी कहानी के जनक नानक सिंह गरीबी के बावजूद पहाड़ पर जाकर लिखते थे। हिंदी कहानीकार मोहन राकेश भी पहाड़ पर जाकर लिखते थे। वो अपना लेखन टाइपराइटर पर करने वाले हिंदी के शुरुआती लेखकों में से एक थे। बाद में उपेंद्र नाथ अश्क जी ने और मंटो ने भी टाइपराइटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मौका निकालकर राजेंद्र यादव और उपेंद्र नाथ अश्क भी लिखने के लिए पहाड़ों पर जाते रहे। नाजिम हिकमत ने अपनी कविताएं जेल में रहते हुए सिगरेट की डिब्बियों पर लिखी थी। केरॉक ने ऑन द रोड का पहला ड्राफ्ट 120 फुट लंबे टेलीटाइप रोल पर 3 हफ्ते में लिखा था। फ्रांस काफ्का न्यूडिस्ट कैंपों में जाकर लिखा करते थे, लेकिन अपने कपड़े उतरवाने से मना कर दिया करते थे। उन्हें बाकी लोग द मैन इन द स्विमिंग ट्रंक्स के रूप में जानते थे। नोएल कॉवर्ड का ये दावा था कि वे हर सुबह टाइम्स में मृत्यु के शोक संदेशों वाला कॉलम पढ़कर अपना दिन शुरू करते थे, और अगर उसमें उनका नाम नहीं होता था तो ही वो अपना काम शुरू कर पाते थे। बहुत अजीब है ना? मॉलियर की मृत्यु अपने ही एक नाटक में अभिनय करते हुए मंच पर ही हुई थी। संयोग से वे भ्रम रोगी की भूमिका ही अदा कर रहे थे। मिकी स्पेलिन ने अपने उपन्यास किस मी डेडली की 50,000 प्रतियां सिर्फ इसलिए वापस मंगवा ली थी क्योंकि शीर्षक में कॉमा लगाना रह गया था, और फिर ये प्रतियां नष्ट कर दी गई थी। वेस्टर्नस लुई लामोर के लेखक की रचनाएं प्रकाशित होने से पहले 200 बार, जी हाँ 200 बार लौट चुकी थी, और जब वे प्रसिद्ध हो गए तो उनके उपन्यासों की दुनिया भर में 32 करोड़ प्रतियां बिकी। क्या बात है! 1862 में उपन्यासकार सर एडवर्ड बुलवेर लिटन ने सबसे पहले कहा था कि कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। और इस वाक्यांश के लिए उन्हें ग्रीस का राज मुकुट देने की पेशकश की गई थी। आधुनिकतावादी कथाकार कैथरीन मैन्सफील्ड ने अपनी पहली शादी में शोक का जोड़ा पहना था, और शादी की रात को ही वो पति को छोड़कर चली गई थी। ट्रूमैन कैपोते अपना कोई भी काम शुक्रवार को शुरू नहीं कर पाते थे जी, और अगर उनके होटल के कमरे का नंबर भी 13 होता था तो वो कमरा बदल लेते थे। वो अपनी ऐश ट्रे में सिगरेट के 3 टोटों से ज़्यादा नहीं छोड़ते थे। अगर ये टोटे ज़्यादा हो जाते तो वो उन्हें अपने कोट की जेब में ठूस लेते थे। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जब
होटल में ठहरते तो अपने साथ एक लंबी रस्सी लेकर चलते। उन्हें लगता था अगर कभी आग लग जाए तो इससे उन्हें निकल भागने में आसानी होगी। D.H. लॉरेंस के अंतिम संस्कार में केवल 10 लोग मौजूद थे। उनमें से एक अल्डस हक्सले भी थे। मार्लोन ब्रांडो टॉनी मॉरिसन के घनघोर प्रशंसक थे। वो अक्सर उन्हें फ़ोन करते थे और उन्हीं की रचनाओं में से अपने पसंदीदा अंश उन्हें सुनाया करते थे। D.H. लॉरेंस नंगे बदन शहतूत के पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे। इससे उन्हें लगता था कि उनकी कल्पना शक्ति को पंख मिल गए हैं। अलेक्जेंडर ड्यूमा हर विधा के लिए अलग रंग के कागज़ का इस्तेमाल करते थे। कागज़ का रंग बदलने से उन्हें ऐसा लगता था कि उपन्यास के स्तर में फ़र्क आ गया है। वो अपना सारा लेखन घर की भाग दौड़ के बीच, कामकाज निपटाने और भोजन करने के बीच ही करते थे। सुप्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड सीरीज़ के जो लेखक इयान फ्लेमिंग सोने के टाइपराइटर पर अपने उपन्यास टाइप करते थे। एडगर एलन पो अपने फाइनल ड्राफ्ट अलग अलग कागज़ों पर तैयार करते और बाद में उन्हें एक लंबे रोल के रूप में चिपका देते। उनके पास कैटरीना नाम की एक प्यारी सी बिल्ली थी। वो उसे अपनी साहित्यिक गुरु मानते थे। जब बिल्ली अंगड़ाई लेती तो जनाब पो ये मान लेते हैं कि मेरे शब्द बिल्ली मैडम ने अप्रूव कर दिए हैं। कर्ट वॉनेगट लिखने से पहले दंड बैठक लगाते थे। गैब्रियल गार्सिया मार्केज के लिखने की आदतें बेहद दिलचस्प थी। उन्होंने हमेशा टाइपराइटर पर लिखा और वो सिर्फ 2 उंगलियों से टाइप करते थे, दोनों हाथों की तर्जनी से। अगर उनकी मेज़ पर पीला गुलाब ना हो तो वो लिख नहीं पाते थे। और वो अपने लिखे हुए शब्दों को शब्दों में नहीं मापते थे बल्कि मीटर से मापते थे, क्योंकि शुरुआती दिनों में वो कागज़ की लंबी रिम पर लिखा करते थे। जॉन पॉल सार्त्र की लिखने की बड़ी विचित्र शैली थी। औरों की तरह वो भी हाथ से लिखते थे, लेकिन जब वो लिखते लिखते थक जाते थे तो पैरों से लिखना शुरू कर देते थे। धर्मवीर भारती जब खाने के प्रति लापरवाह होने लगते और चाय ज़्यादा मांगने लगते तो पुष्पा जी समझ जाती थी कि कोई बढ़िया सी रचना बाहर आने को है। राही मासूम रज़ा अपने घर पर ही बच्चों के शोर शराबे के बीच ही लिख पाते थे। संगीत बज रहा हो, बच्चे खेल रहे हों, सब लोग आपस में बात भी कर रहे हों, खूब धूम धड़ाका हो, तो ये उनके लिखने के लिए बिल्कुल सही माहौल होता था। वैलेस स्टीवंस चलते चलते कागज़ की पर्चियों पर कविता लिखा करते थे। इस तरह से उन्हें प्रेरणा मिलती थी। बाद में वो ये पर्चियाँ अपनी सेक्रेटरी को टाइप करने के लिए दे दिया करते थे। कैफ़ी आज़मी जब ठीक ठाक कमाने लगे तो मोब्लांक पेन से लिखते थे। उनके पास इस कंपनी के 15 पेन थे। चार्ल्स डिकेंस को नीली स्याही का बहुत मोह था। इसके पीछे उनका कोई वहम नहीं था। उनका ये मानना था कि नीली स्याही जल्दी सूखती है और वो अपना लेखन और अपना पत्राचार स्याही सोखते का इस्तेमाल किए बिना आराम से कर सकते हैं। रूसी साहित्यकार चेखव को घड़ी सामने रखकर लिखने की आदत थी। हर वाक्य की समाप्ति पर उनकी निगाह घड़ी पर होती थी। जेम्स जॉयस भयंकर मूडी आदमी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो डूबते हुए जहाज में ही लिख पाते थे। इस बात के कई प्रमाण हैं कि वे जहाज़ों के कप्तानों को मुंह मांगी रकम दिया करते थे कि वे अपने जहाज़ चट्टानों से टकरा दें ताकि जहाज़ डूबने लगे और वो लिख सकें। खैर, मेरे लिए ये पूरी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विचित्र रहा इसे पढ़ना और इसे प्रस्तुत करना भी। अमेरिकी लेखक जॉन शेवर ने बहुत सी कहानियाँ केवल अंडरगारमेंट्स पहने हुए लिखी थी। उन दिनों उनके पास एक ही सूट हुआ करता था, इसलिए उसे बार बार पहनकर उसे झुर्रियाँ और शिकन लाकर उस पर उसे ख़राब करने में वो विश्वास नहीं रखते थे। जॉन स्टेनबेक अपनी रचनाओं के ड्राफ्ट पेंसिल से तैयार करते थे। उनकी मेज़ पर बेहतरीन तरीके से शार्प की गई 12 पेंसिलें गिन कर रखी रहती। अक्सर ये पेंसिलें षटकोणीय आकार में होती थीं और इससे स्टेनबेक के हाथों में गड्ढे पड़ जाते थे। इससे बचने के लिए उनके संपादक उनके पास गोल वाली पेंसिलें भिजवा दिया करते थे। बाल्ज़ाक लिखते समय अपनी बगल में जलता हुआ दीपक रखते थे। दोपहर की तीखी रोशनी में भी उनकी बगल में दीप जलता रहता था। मज़े की बात, पायजामा और ड्रेसिंग गाउन पहनकर ही उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती थी। विजयदान देथा बिज्जी
हरे रंग के कागज़ पर हरी स्याही से लिखते थे। लेखन सामग्री के साथ उनका लगाव बिल्कुल बच्चों जैसा हुआ करता था। जैसे पहले से एक ज्योमेट्री बॉक्स होते हुए भी बच्चा हमेशा एक नया लेने को लालायित रहता है, वैसे ही वो हर बार नया पेन, मनपसंद हरे कागज़, उम्दा किस्म की स्याही की दवातें आदि खरीदने को तैयार रहते। वो हमेशा मोटी निब वाले फाउंटेन पेन से अक्षरों को जमा जमा कर लिखने में ही आनंद अनुभव करते थे। वे दूसरों को भी ऐसे ही पेन से लिखने को प्रेरित करते थे और ऐसे पेन खरीद कर देते रहते थे। अमेरिकी कथा लेखक यूडोरा एलिस वेल्टी की लेखन शैली बहुत विचित्र थी। वो लिखती जाती और पन्ने एक के नीचे एक चिपकाती जाती। इस तरह से एक लंबी स्ट्रिप बन जाती। तब वे पूरी कथा को एक साथ एक नज़र में देख पाती थी। रांगे राघव अपने सारे काम व्यवस्थित रूप से करते थे। यहाँ तक कि लिखने के लिए स्याही भी वो खुद ही बनाते थे। वो पैर में रस्सी बांधकर पंखा चलाते रहते और खूब सिगरेट पीते हुए लिखा करते थे। थॉमस वुल्फ पेंसिल से पीले कागज़ों पर लिखते थे। ट्रूमन कैपोते भी पीले कागज़ पर ही लिखा करते थे। कवयित्री एमी लॉवेल मर्दाने सूट और कमीज़ें पहनकर लिखती थी। वे लिखते समय फिलीपींस के बने छोटे सिगार पीती थी। 1915 में उन्हें लगा कि विश्व युद्ध के कारण कहीं सिगार की कमी न हो जाए। उन्होंने मनीला से अपने पसंदीदा 10,000, जी हाँ 10,000 सिगार मंगवाए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के प्रतिदिन की व्यवस्था में फेरबदल कभी नहीं होता था। शाम 5 बजे वे सोडे के साथ थोड़ी विस्की लेते थे। इसके बाद वो 1.5 घंटे की नींद लेते। इससे वे तरोताज़ा हो जाते थे। जब सोकर उठते तो वो नहाकर डिनर के लिए तैयार होते। शाम 8 बजे डिनर होता, जिसके बाद वे ड्रिंक्स लिया करते और सिगार पीते। ये सब देर रात तक चलता। अपनी नींद की गड़बड़ी के कारण युद्ध के दिनों में वो अपनी युद्ध मंत्री मंडल की बैठकें अपने बाथ टब में लिया करते थे। एकांत प्रिय कवित्री एमिली डिकिंसन अपने पूरे जीवन उसी घर में रहीं जहां उनका जन्म हुआ था। वे कहती थीं कि स्वर्ग खोजने पर उन्हें कहीं भी जाना नहीं पड़ा। वे घर भर में बिखरे कागज़ों पर, बिलों के पीछे, लिफाफों पर लिखती थी और उनके मरने पर उनकी ढेर सारी कविताएं इसी तरह मिली थीं और वे उनकी मृत्यु के लगभग 70 बरस बाद 1955 में ही छपवाई जा सकी थी। अब लेखक तो लेखक, उनके किस्से भी लेखकों वाले ही होंगे, रोचक और गुदगुदाने वाले। अब से हम कार्यक्रम के अंत में किसी न किसी एक लेखक का एक रोचक किस्सा शेयर किया करेंगे और यदि आपके पास भी ऐसे ही कुछ लेखकों के किस्से हों तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उन्हें यकीनन शामिल करेंगे। तो आज का किस्सा है मार्क ट्वेन का। हुआ यूँ कि किस्से का शीर्षक देना चाहें तो मेरी मुसीबत कह सकते हैं हम इसे। तो हुआ यूँ कि मार्क ट्वेन एक बार एक व्याख्यान टूर के सिलसिले में एक शहर में गए। अभी थोड़ा समय बाकी था, सोचा कि शेव ही करवा ली जाए। एक नाई की दुकान में गए, बैठे और बताया कि आपके शहर में हम पहली बार आए हैं। नाई बहुत खुश होकर बोला कि आपने बिल्कुल सही वक्त चुना है यहाँ आने के लिए। मार्क ट्वेन बोले, ऐसा क्या? आज कोई ख़ास बात है क्या? आज यहाँ मार्क ट्वेन का लेक्चर है, आप शायद उन्हें ही सुनने के लिए आए हैं। इरादा तो है। टिकट खरीद ली है आपने? नहीं, अभी तो नहीं खरीदी। टिकट तो सारे बिक गए श्रीमान, आपको उनके लेक्चर में खड़ा ही रहना पड़ेगा। ओहो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मार्क ट्वेन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। जनाब जहाँ भी भाषण देते हैं मुझे खड़ा ही रहना पड़ता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। लेखकों के बारे में कुछ और रोचक बातें हम शेयर करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। आपके सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि यदि YouTube पर ही कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो वो हमेशा के लिए रहेगी, सार्वजनिक रहेगी, बाकी सभी लोग भी उन्हें पढ़ पाएंगे। और इन सभी लेखकों की तरह अगर आपकी भी कोई ख़ास आदत हो लिखने को लेकर, या आप किसी ऐसे लेखक को जानते हैं जिनकी कोई ख़ास आदत है, तो ज़रूर साझा कीजिए, हमें उन्हें कार्यक्रम में शामिल करके बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।